अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 2 के वो न्यूमेरिकल्स जो कि इम्पोर्टेंट है और पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं वो डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला न्यूमेरिकल जो आप देख रहे हैं उसमें कह रहे हैं टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर फाउंड बाय द वेक्टर्स। ट्राइंगल की दो साइड्स आपको दे रहे हैं और वो वेक्टर की फॉर्म में दे रहे हैं। एक साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद द वेक्टर ए जो कि बराबर है 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप, और दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी के नाम से, और वो भी हमने डेटा के अंदर लिख दिया है 4i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, एंड वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्लियर है? सो द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। अगर यहाँ पे वेक्टर b और c होते तो यहाँ पे आता b into c. This is the cross product. Okay, we have two types of vectors multiplication. One is scalar product and the second is vector product. And if we need to find out the area of triangle between the two of the triangle between the two vectors. So we already take this product as the vector product, which is a cross b. So the formula of area of triangle is half the magnitude of a cross b if we have the vectors of a and b. अगर हमारे पास दो vectors a और b है, एक ट्राइंगल की दो साइड्स की फॉर्मेशन आपको वेक्टर्स की फॉर्म में गिवन है, ये उसका फॉर्मूला है। क्लियर? तो इसमें जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है, जो चीज़ हमें परेशान कर रही है वो ये है a क्रॉस b। फर्स्ट वी फाइंड आउट द आंसर ऑफ a क्रॉस b, उसके बाद हम उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, और मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका बहुत आसान है और सबको आता भी है। तो a क्रॉस b हमें निकालना है। a क्रॉस b कैसे निकालें? आप ये वाला स्टेप चाहे तो ना लिखें तो भी कोई इशू नहीं है, डायरेक्ट इस स्टेप पर आ जाएं जो मैट्रिक्स की फॉर्म में है। a क्रॉस b को लिखने का तरीका, सबसे पहले आप आई कैप जे कैप और के कैप लिख देंगे, क्योंकि ये चीज फिक्स्ड है, क्योंकि कोई भी वेक्टर हो उसमें डायरेक्शन एक आई कैप के नाम से है, एक जे कैप के नाम से और एक के कैप के नाम से। अब पहले वेक्टर ए लिखा है तो आप यहाँ पे ए के कोफिशिएंट कॉपी कर लेंगे, आई का कोफिशिएंट है 3 तो ये 3 आ गया। उसके बाद ए वेक्टर का जे का कोफिशिएंट है 6 तो ये 6 आ गया उसी के नीचे, और उसके बाद के कैप का कोफिशिएंट ए वेक्टर का वो है -2 और वो ये आ गया। इसी तरह फिर वेक्टर बी आ रहा है तो आप वेक्टर बी के आई कैप का कोफिशिएंट जो कि 4 है, डेटा के अंदर देख सकते हैं आप, और इसी तरह जे कैप का कोफिशिएंट -1 है और के कैप का कोफिशिएंट 3 है, वो हमने यहाँ कॉपी कर दिया। क्लियर है? उसके बाद हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे जो कि आपको आता है और मैथ्स में आप काफी बार पढ़ भी चुके होंगे। देखें करने का तरीका, हमने ये तरीका है डिटरमिनेंट लेने का जो कि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। कैसे लेंगे? हमने आई कैप लिया तो आई कैप जिस रो में आ रहा है और जिस कॉलम में आ रहा है, आप देख सकते हैं मेरे माउस की रोटेशन, जिस कॉलम में आई कैप आ रहा है और जिस रो में आ रहा है उसको नहीं लेंगे तो क्या बच गया 6 -2 और -1 और 3, ये आपने यहाँ कॉपी कर दिया। उसके बाद आई कैप के बाद जब आप जे कैप पे आएंगे तो आप जे कैप के साथ माइनस लिखेंगे, क्योंकि ये ऑल्टरनेट साइन के साथ चलते हैं, प्लस माइनस देन प्लस, और अगर आगे आएंगे आपके पास, जो कि मैथ्स में आप एडजॉइंट लेते हैं तो काफी लंबा आप मैट्रिक्स लेते हैं, तो फिर आप उसी ऑल्टरनेटिव साइन के साथ स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे 3 ही है और 3 ही आएंगे फिजिक्स में, आई कैप जे कैप और के कैप, तो हमेशा जे कैप के साथ आप माइनस ले लेंगे। अब जे कैप जिस कॉलम में आ रहा है और जिस रो में आ रहा है वो नहीं लेंगे आप, तो क्या बचा 3 -2 4 और 3, ये कॉपी कर दिया आपने यहाँ पर उसके मैट्रिक्स 2/2 के साथ बनाकर। उसके बाद के कैप आया, वो जिस रो में आएगा और जिस कॉलम में आ रहा है वो नहीं लेंगे,
3 6 4 -1 आपने ले लिया, इसको कॉपी कर दिया यहाँ पर। इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने का तरीका, पहले आप 6 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये जो डायगोनल है 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 मल्टीप्लाई बाय -1, इन तीनों मैट्रिक्स में ये लीडिंग डायगोनल कहलाता है। ठीक है, तो इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 6 3 को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया आपके पास 18, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करा है, 2 1 2 माइनस माइनस प्लस। लेकिन इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हुए एक माइनस का साइन हमारे पास ऑलरेडी होता है, तो ये दोनों माइनस से प्लस बन गए, लेकिन वो जो माइनस है वो बाकी रहेगा और यहाँ पे -2 आ जाएगा। क्योंकि इस डायगोनल में माइनस पहले से होता है, इसलिए इसके सामने वाले डायगोनल को हम लीडिंग डायगोनल इस वजह से कहते हैं। क्लियर? इसी तरह इसको सॉल्व किया, पहले आप लीडिंग डायगोनल को मल्टीप्लाई कराएंगे विच इज बिकम्स 9, देन 4 2 8। अब ये -8 आंसर आ रहा है, इसका आंसर -8 है, लेकिन इस डायगोनल में पहले से माइनस होगा, तो ये देखें माइनस यहाँ पे पहले लगा है, यहाँ डायरेक्ट नहीं करा है। ठीक है, इसी तरह ये मल्टीप्लाई करा है -3 और फिर ये मल्टीप्लाई करा है, तो इसका आंसर आएगा -24, क्योंकि इसमें ऑलरेडी माइनस साइन होता है। आपने इसको सॉल्व कर लिया, इट बिकम 16 i कैप माइनस माइनस प्लस, इट बिकम 17 j कैप प्लस 17 मल्टीप्लाई बाय माइनस j, इट बिकम्स -17 j कैप माइनस 27 k कैप। ये आपने a क्रॉस b का आंसर निकाल लिया। अब आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आप क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका, आप रूट लगाते हैं और सिर्फ कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं, क्योंकि आई कैप जे कैप के कैप तो आपको डायरेक्शन बता रहा है क्योंकि वेक्टर है, मैग्नीट्यूड सिर्फ स्केलर बताता है। तो मैग्नीट्यूड में आपको नंबर चाहिए, नंबर कौन, स्केलर का मतलब नंबर और नंबर का मतलब मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड लेने का तरीका, रूट लगाएंगे आप और सिर्फ नंबर्स का स्क्वायर करना स्टार्ट कर दें हर एक डायरेक्शन के साथ जो उसका कोफिशिएंट लिखा हुआ है। 16 का स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का है ये, उसके बाद -17 का स्क्वायर जो इसका कोफिशिएंट है जे का, उसके बाद फिर प्लस का आ गया फॉर्मूले का, फिर -27 का स्क्वायर। ये आपने इसको सॉल्व कर लिया, तो ये आपका a क्रॉस b का आंसर आ गया √1274। आपने ये पूरी चीज फाइंड आउट कर ली। अब इस a क्रॉस b को आंसर को यहाँ पे पुट करा दिया, तो ये बन गया ½ √1274, और ये आपने यूनिट लिख दिया क्योंकि एरिया का यूनिट किसी भी मेजरमेंट का स्क्वायर होता है। तो यहाँ मेजरमेंट का आपको कोई यूनिट गिवन नहीं है, सेंटीमीटर मीटर फुट कुछ भी नहीं गिवन, तो आप क्या लिख देंगे, स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है? ये भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, देख लीजिए। इसमें मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं और मैंने इसको सॉल्व किया इस सेकंड क्वेश्चन को देखकर, तो आप इसको भी कर सकते हैं, दोनों सेम क्वेश्चन है, पूछे गए इसलिए दोनों कॉपी कर दिए गए। कह रहे हैं वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, कह रहे हैं फोर्स का एक फोर्स है और वो कितने के बराबर, 50 न्यूटन। तो वो जो फोर्स है 50 न्यूटन, उसको मैंने F से रिप्रेजेंट किया, लिख दिया 50 न्यूटन। कह रहे हैं उस फोर्स का जो कंपोनेंट है वो 25 न्यूटन है। तो उस कंपोनेंट को आप चाहे किसी से भी रिप्रेजेंट कर लें, मैंने F1 से रिप्रेजेंट कर दिया 25 न्यूटन। कह रहे हैं दूसरे कंपोनेंट की वैल्यू निकालें, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर। तो मैंने एक को F1 का है तो दूसरे को क्या करूंगा, F2। देखिए फॉर्मूला ये है सिंपल, F इज इक्वल टू √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। आपको F गिवन है 50, F1 स्क्वायर गिवन, F1 गिवन है 25, F1 पे स्क्वायर था 25 पे स्क्वायर आ गया, ये मालूम करना है आपने। तो देखें रूट के अंदर की चीज मालूम करनी, तो रूट को हटाना होगा, तो आपने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर ली, 50 स्क्वायर और इस पूरे पे कंप्लीट स्क्वायर लगाऊंगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और ये सिर्फ अंदर की चीज बच जाएगी आपके पास, विच इज 25 स्क्वायर प्लस F2 का होल स्क्वायर। 50 का स्क्वायर का आंसर 2500, 25 के स्क्वायर का आंसर 625, इसको आप मान ले गए, माइनस करा दिया, तो F2 के स्क्वायर का आंसर आ गया 1875। हमें F2 का आंसर चाहिए, ना कि वो F2 के स्क्वायर का, तो यहाँ पे रूट लेंगे आप दोनों साइड्स पर, तो ये फिर आंसर आपके पास, इसका रूट लेने के बाद आंसर आएगा 43.301 न्यूटन। ये इसका आंसर है। Is one of the numerical, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। कह रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ P, कह रहे हैं P की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्या होगी। 2 वेक्टर्स आपको दे रहे हैं A और B, कह रहे हैं दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, देखें इसको समझने से पहले एक बात समझ लीजिए, मुझे किसी भी चीज की वैल्यू निकालनी है, मुझे एक इक्वेशन गिवन है 3x + y
3x + 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा 0 मैं नहीं लेता अभी यहाँ पे, मैं कहता हूँ 3x + 7 एक इक्वेशन है, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए x की। तो मुझे इस इक्वेशन को अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो 3x + 7 इक्वल टू 0 लेना होगा, तो मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, जो कि आएगी -7/3। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे p की वैल्यू चाहिए तो पूरी इक्वेशन, कोई भी पूरी इक्वेशन को मैं इक्वेट करूंगा 0 के बराबर। क्लियर है? तो देखें, दो वेक्टर्स आपको गिवन है, कह रहे हैं दोनों परपेंडिकुलर हैं, यानी इन दोनों वेक्टर्स का आंसर परपेंडिकुलर होने की सूरत में मैक्सिमम आ रहा है। परपेंडिकुलर होने की सूरत में मैक्सिमम आंसर, तो परपेंडिकुलर होना कौन बताता है? क्रॉस प्रोडक्ट बताता है। क्रॉस प्रोडक्ट में आपको पता फॉर्मूला होता है a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा और साइन 90, क्योंकि a क्रॉस b में दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर पे आंसर शो करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट की सूरत में दोनों वेक्टर आपस में आपको आंसर देंगे, मैक्सिमम आंसर देंगे। तो हमें उससे मतलब नहीं, हमें 0 से मतलब है। तो कहाँ 0 देंगे? आपको पता है क्रॉस का ऑपोजिट स्केलर होता है, क्रॉस का ऑपोजिट डॉट प्रोडक्ट होता है। अगर ये क्रॉस में आंसर मैक्सिमम दे रहे हैं, कैसे मालूम चल रहा है मुझे? इस वर्ड से, परपेंडिकुलर से। तो परपेंडिकुलर का मतलब वेक्टर यानी क्रॉस प्रोडक्ट पे ये मैक्सिमम है दोनों, तो कहाँ पे मिनिमम होंगे? जो इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, आपको पता है वो कौन होता है? स्केलर प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये, अगर मुझे p की वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ a डॉट b बराबर 0 के होगा। देखिए, मैंने a क्रॉस b नहीं लिखा क्योंकि a क्रॉस b पे आंसर नहीं आएगा, उस पर ये तो मैक्सिमम है। कहाँ पे आंसर आएगा? जब अब मैं इसको, मुझे p की वैल्यू कब मिलेगी? जब मैं 0 के बराबर लूंगा। 0 के बराबर कब लूंगा? जब मैं ये यूज करूंगा, क्योंकि a डॉट b 0 के बराबर आएगा। क्लियर है? तो देखें, a डॉट b 0 के बराबर, a डॉट b लेना है आपको। तो a वेक्टर ये रहा, कॉपी कर दिया a की जगह, डॉट आया। b वेक्टर ये रहा आपके पास, इसको कॉपी कर दिया। अब देखें, डॉट प्रोडक्ट लेने का तरीका बड़ा आसान है। आपको पता है i को i से मल्टीप्लाई करते हैं, j को j से मल्टीप्लाई करते हैं, k को k से मल्टीप्लाई करते हैं। इसके अलावा हम मल्टीप्लाई नहीं करते, क्योंकि आपको पता है उसका आंसर 0 आएगा। तो हमने i को i से मल्टीप्लाई करा, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कराया, 3 1 जा 3, i डॉट i माइनस प्लस माइनस 3p, इसका कोफिशिएंट p है तो ये आ गया 3p माइनस में j डॉट j, फिर प्लस माइनस माइनस 3 4 12 k डॉट k। तो i डॉट i आपको पता है j डॉट j और k डॉट k 1 के बराबर होता है, तो ये क्या बन गया? 3 माइनस 3p माइनस 12। और यहाँ से हमने बाय सिंप्लीफिकेशन p की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, विच इज इक्वल टू -3। देखिए, ये सवाल इस तरह भी आ सकता है, for what value of p are the two vectors these are parallel to each other। अगर यहाँ पैरेलल का वर्ड ले लेते तो मैं यहाँ लेता a क्रॉस b इक्वल टू 0, और फिर मैं a क्रॉस b के जरिए p की वैल्यू फाइंड आउट करता, क्योंकि मुझे 0 लेकर आना है। अगर यहाँ पैरेलल होता तो 0 कौन देता मुझे? तो उसका उल्टा, पैरेलल पे मैक्सिमम होगा। अगर यहाँ पैरेलल लिखते हैं यहाँ पर, तो पैरेलल पे मैक्सिमम यानी डॉट प्रोडक्ट में पैरेलल पे मैक्सिमम होता है। तो मैं 0 इक्वेट करने के लिए क्या यूज करता? a क्रॉस b, जो कि वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन होती है। इसको ध्यान में रखिएगा। इन दोनों पर्सपेक्टिव से ये न्यूमेरिकल पेपर में पूछ सकते हैं और पूछे भी गए हैं। ये बुक के कुछ न्यूमेरिकल हैं, इसको देख लीजिए, और इसको देखने से पहले बुक ओपन कर लीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा है। क्वेश्चन मैं रीड करूंगा और आप वहां से देख के इसको समझिए। कह रहे हैं द पोजिशन ऑफ वेक्टर ऑफ पॉइंट्स पी क्यू, आपको 2 पॉइंट दिए हुए पी और क्यू के नाम से। क्लियर है? और उन दोनों पॉइंट की लोकेशन हम दो पोजीशन वेक्टर से बता रहे हैं। आपको पता है पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो कि हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होता है और किसी भी पॉइंट की लोकेशन को बताता है। तो R1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, उसने लोकेशन बताई P की, पॉइंट P की। दूसरा वेक्टर पोजीशन वेक्टर भी सेम पॉइंट से स्टार्ट होगा, डेफिनेशन है कि ओरिजिन से स्टार्ट होगा, वो भी लोकेशन बताएगा दूसरे पॉइंट की, जो कि Q है। आपको क्या निकालना है? P से Q। तो देखें, P से Q निकालना है, तो मैंने एरो बनाया Q की तरफ, P से Q की तरफ। क्लियर है? अब देखें, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, मैंने फॉर्मूला ड्राइव करना है, और आप भी ड्राइव करने का तरीका समझें, क्योंकि ये एक और तरीके से भी आ सकता है। अगर आपने इसको याद कर लिया और रट्टा लगा लिया तो आप पेपर में गलत कर सकते हैं, अगर ये इस तरह नहीं पूछा गया। तो आपको P से Q निकालना है। देखिए, ये P से Q जो निकालना है उस एरो को याद रखें आप, ये आपका फाइनल
फाइनल डेस्टिनेशन है, फाइनल डायरेक्शन है, P से Q, Q वाला एरो। देखें ये दोनों एरो तो पहले ही लगा देंगे आप। पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट होता है और पॉइंट की लोकेशन बताता है, तो जहां लोकेशन बताएगा वहीं एरो आएगा। तो ये R1 का एरो आ गया, ये R2 का एरो आ गया, ये फाइनल आ गया आपका P से Q का रास्ता Q की तरफ। तो देखें फॉर्मूला ड्राइव करना है, दो लोग यहाँ खड़े हैं ओरिजिन पे, फिक्स पॉइंट पे, पहुंचना कहाँ है Q पर, क्योंकि आपको Q निकालना है, P से Q का रास्ता निकालना है, P से Q का रास्ता निकालना है। तो ये आपका फाइनल पॉइंट है। तो देखें एक बंदा लंबे रास्ते से जा रहा है, पहले वो गया पॉइंट P पर R1 के जरिए, ये आ गया R1। फिर वही बंदा पॉइंट P पे चलकर PQ का रास्ता तय करके पॉइंट Q पर पहुंच रहा है। तो वो यहाँ उसको यहाँ पहुंचने के लिए, पॉइंट Q पर पहुंचने के लिए क्या कितने रास्ते चलने पड़े, दो, R1 प्लस PQ। तो वो यहाँ Q पर पहुंच रहा है। और दूसरा बंदा डायरेक्ट R2 के रास्ते पर चलकर डायरेक्ट Q पे पहुंच रहा है। तो दोनों एक ही पॉइंट पर पहुंचे, तो बीच में क्या लगा दिया, इक्वल। मुझे क्या चाहिए, PQ का आंसर चाहिए इन टर्म्स ऑफ वेक्टर भी और इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड भी। तो मुझे PQ चाहिए, R1 को मैं वहां ले गया, R1 माइनस में हो गया, R2 की वैल्यू गिवन है आपको, कॉपी कर दें, माइनस लगाएं आप, R1 की वैल्यू पुट कर दें वेक्टर की फॉर्म में, इस माइनस को तीनों से मल्टीप्लाई करा दीजिए, और फिर I को I से, J को J से और K को K से सॉल्व कर लीजिए। लाइक टर्म जिस तरह ऐड सब्ट्रैक्ट होती है, आपको रूल पता है। ये PQ का आंसर आ गया इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म। इसी का मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका, रूट लगाते हैं आप और सिर्फ नंबर का स्क्वायर करते हैं। 2 का स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का, -6 का स्क्वायर, फिर प्लस फॉर्मूले का, -3 का स्क्वायर, 49 आंसर आएगा। इसका रूट लेंगे 7, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर? इसके बाद इस बुक का क्वेश्चन नंबर 15 भी इंपॉर्टेंट है। उसमें कह रहे हैं फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। दो वेक्टर्स दे रहे हैं, कह रहे हैं एंगल निकालें। देखें दो वेक्टर्स दे रहे हैं, एंगल निकालें, थीटा निकालना है। तो हमने ये फॉर्मूला लगा लिया। ये फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट का है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी का बराबर है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा। अब देखें थीटा चाहिए, तो थीटा निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा, ए डॉट बी चाहिए होगा, यानी ए डॉट बी निकालूंगा और ए और बी का अलग अलग मैग्नीट्यूड निकालूंगा। देखिए पहले ए डॉट बी निकाला हमने, वेक्टर ए आया, डॉट आया, फिर वेक्टर बी आ गया। कैसे निकालेंगे, आपको पता है, आई को आई से मल्टीप्लाई कराएंगे, जे को जे से, के को के से, उस नंबर को नंबर के साथ, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के 1 के बराबर हो जाएगा। ये हम पीछे अभी सवाल में डिस्कस कर चुके हैं। और फिर ये आप सॉल्व कर लेंगे तो ये डॉट बी का आंसर आ गया। उसके बाद निकालना ए का मैग्नीट्यूड। कैसे निकालेंगे, रूट में नंबर का स्क्वायर कर देंगे बस। ये प्लस फॉर्मूले का है, इसका जो साइन होगा वो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। ये आ गया 3। फिर बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, बिल्कुल बी के नंबर का स्क्वायर करेंगे रूट के साथ, ये आ जाएगा। सबको आपने पुट करा दिया। ए डॉट बी का आंसर है 4, ए का आंसर है मैग्नीट्यूड का 3 और बी का आंसर है मैग्नीट्यूड का 7। ये सब पुट करा दिया आपने। ए डॉट बी बराबर 4 के, ए मैग्नीट्यूड 3 के और बी मैग्नीट्यूड 7 के। इसको आपने सॉल्व कर लिया। 21 इसको डिवाइड करा दिया, 4 डिवाइड बाई 21, और कॉस को वहां ले जाएंगे तो कॉस इनवर्स बन जाएगा। तो बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/21। पहले आप 4/21 को डिवाइड कराएं, जो आंसर है इसका कॉस इनवर्स ले लें, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 79 डिग्री। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। इसमें आपको कह रहे हैं कि हम आपको वेक्टर दे रहे हैं। कौन सा वेक्टर दे रहे हैं, दो वेक्टर्स हैं ए और बी। ए का मैग्नीट्यूड गिवन है 3, डेटा के अंदर देख लीजिए लिखा हुआ है, और बी का मैग्नीट्यूड भी गिवन है 4। और इस बार ए डॉट बी का भी आंसर दे रहे हैं -5। वो नहीं निकालना होगा हमें, वो दिया हुआ है डायरेक्ट। क्या निकालना है, 3 पार्ट है। पहले तो ए और बी के दरमियान का एंगल निकालें, ये तो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में ही किया, आसान है। उसके बाद कह रहे हैं लेंथ निकालें ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड की और ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड की। और सी, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ए जिस तरह ए बी के दरमियान का एंगल निकालें, कह रहे हैं इस बार ए प्लस बी और ए माइनस बी के दरमियान का एंगल निकालें, तो ये भी थीटा निकालना है आपको। तो पहले पार्ट पर आ जाइए। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ए डॉट बी का आंसर आपको गिवन है -5, ए का मैग्नीट्यूड भी गिवन है 3, बी का मैग्नीट्यूड 4। इसको मल्टीप्लाई करा दिया, इसको सॉल्व कर लेंगे आप बाय सिंप्लीफिकेशन। थीटा का आंसर आएगा 114.6 डिग्री। उसके बाद आपको लेंथ निकालनी है ए प्लस बी। देखें लेंथ निकालनी है विथ मैग्नीट्यूड।
लेंथ निकालनी है यानी नंबर में आंसर चाहिए, तो मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, सिंपल रूट लगाते हैं और जिस चीज का आपको मैग्नीट्यूड लेना है उसका स्क्वायर करते हैं ब्रैकेट के अंदर। तो देखिए ये अंदर फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ए का मैग्नीट्यूड ए क्या है 3 का स्क्वायर, ये लिखा हुआ ए, और 2ab का आंसर क्या है a डॉट बी -5, ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय -5 क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है a डॉट बी से। तो कह रहे हैं b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वो क्या 4, ये लिखा हुआ। तो इसको सॉल्व किया a प्लस बी आ गया। ऐसे ही आपने a माइनस बी कर लिया। इस बार फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, क्योंकि यहाँ प्लस था तो प्लस का फॉर्मूला बना, या माइनस था तो माइनस बनेगा, और ये आंसर 35 आ जाएगा आपके पास। लेकिन ये सी पार्ट समझे, पहले आपने देखे एंगल निकालना था ए बी के दरमियान। तो देखिए ये फॉर्मूला लिखा मैंने, a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। थीटा निकालना है a और b वेक्टर के दरमियान का, तो ये फॉर्मूला आया। अब थीटा निकालना है a प्लस बी और a माइनस बी वेक्टर के दरमियान का। तो देखिए मैंने क्या करा, a नहीं लिखा, अभी इसमें a और b वेक्टर के दरमियान निकाला। अब मुझे a की जगह लिखना होगा a प्लस बी, फिर ये लगाया डॉट ऐसी का ऐसी, फिर b वेक्टर नहीं है, अब क्या a माइनस बी, ये आ गया, फिर लिखा इक्वल टू। कह रहे हैं a का मैग्नीट्यूड, मेरा यहाँ पे a किसके बराबर है a प्लस बी, तो लिखूंगा a प्लस बी का मैग्नीट्यूड। फिर वो बोल रहे हैं b, यानी b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मेरा b यहाँ पे क्या a माइनस बी, तो b का मैग्नीट्यूड क्या लूंगा a माइनस बी कॉस थीटा। अब देखें ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, मैथ्स का फॉर्मूला है। a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकाल चुके हैं आप 15 रूट 15, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड भी निकाल चुके हैं आप, रूट 35 पुट करा दिया, इसको आपने अंदर ले लिया, रूट के अंदर दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया 525। a का मैग्नीट्यूड 3 के बराबर है 3 का स्क्वायर, b का मैग्नीट्यूड 4 के बराबर है 4 का स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास 9 माइनस 16। सॉल्व कर लिया, इसको आपने डिवाइड करा दिया। थीटा निकालना है, कॉस को वहां भेज दिया, कॉस इनवर्स ले लेंगे, इसको डिवाइड कराएंगे पहले, उसका कॉस इनवर्स ले लेंगे, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए दो और न्यूमेरिकल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 है ये बुक का, कह रहे हैं फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। नो, कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर। आपको प्रोजेक्शन निकालना है वेक्टर का, ए वेक्टर ए का प्रोजेक्शन निकालना है जो कि वेक्टर बी पे गिर रहा है। ध्यान से समझे, ए का प्रोजेक्शन बी पे गिर रहा है, ये निकालना है आपको। ए का प्रोजेक्शन बी पर, एक वेक्टर ए ये रहा, एक वेक्टर बी ये रहा, ए का प्रोजेक्शन बी पे गिर रहा है। तो देखें जब ए का प्रोजेक्शन बी पे गिरेगा, लिखने का तरीका होता है जिसका प्रोजेक्शन है उसको कैपिटल लिखें, जिस पर गिर रहा है उसको उसके सबस्क्रिप्ट में लिख दें। किसका प्रोजेक्शन था ए का, किस पर गिर रहा है बी का, तो बन गया ए और सबस्क्रिप्ट में बी आ गया, ये निकालना है आप। तो देखें ध्यान से, ये चीज मैं आपको पहले फॉर्मूले में लिखने से पहले यहाँ समझा दूं। देखिए cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। मुझे ये ए बी चाहिए, बेस में क्या होता है थीटा के साथ बेस, बेस में क्या आ गया ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या ए, तो ए बी किसके बराबर आ गया, ए को मान ले जाइए ए cos थीटा। अब देखिए मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा है डॉट प्रोडक्ट का, चाहे आप ए डॉट बी लिख दें चाहे बी डॉट ए लिख दें, मैंने यहाँ बी डॉट ए लिखा है। बी डॉट ए इज इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड cos थीटा, और चेंज करके लिख दिया, कोई इशू नहीं है, सेम है। और a cos थीटा को मैं यहाँ क्या ले लूंगा ए बी, क्योंकि मुझे ये निकालना है ये किसके बराबर है a cos थीटा के, तो a cos थीटा की जगह क्या लिख दिया, ये जो मुझे निकालना है a का प्रोजेक्शन b पर, इसका मतलब ये है, ये निकालना है, इसको सेपरेट कर लीजिए, b मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको डिवाइड करा दीजिए। तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फाइंड करना है। न्यूमरेटर में b डॉट a का डॉट प्रोडक्ट निकालना है और डिनोमिनेटर में b का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो b डॉट a का प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे आप, आपको पता है स्केलर प्रोडक्ट, b का वेक्टर लिखा डॉट a का वेक्टर लिखा, सेम सेम को मल्टीप्लाई करेंगे, i को i से, j को j से और k को k से, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद b का मैग्नीट्यूड लेना आपको आता है, सिर्फ नंबर का स्क्वायर करेंगे b का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज को पुट करा दीजिए इधर, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। a का आंसर 19 है, ये आपने न्यूमरेटर में यहाँ पुट करा है, b का मैग्नीट्यूड आंसर 9 है, ये आ गया 19/9। लास्ट न्यूमेरिकल है, दो वेक्टर्स गिवन है आपको a और b के नाम से, कह रहे हैं आप यूनिट वेक्टर निकालें जो कि प्लेन पर परपेंडिकुलर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ध्यान से समझ लीजिए, प्लेन पे परपेंडिकुलर है, क्लियर है। तो देखें हमने कहा लेट सी बी द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। हमने एक हमें ये तो पता है कि निकालना क्या है, ये नहीं पता उसको रिप्रेजेंट कैसे करें।
निकालना कह रहे हैं, क्या है कहने को, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए एंड बी। हमने उस यूनिट वेक्टर को जो कि इन दोनों प्लेन पर परपेंडिकुलर है, उस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने वेक्टर से रिप्रेजेंट करा सी से। क्लियर है? तो आपको पता है कि अगर ये वेक्टर सी है जो कि इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मैंने इसका यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बनाना है तो यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप, स्मॉल सी विद अ कैप, ये यूनिट वेक्टर है। क्या फॉर्मूला होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। किसका वेक्टर, ये वेक्टर है सी वेक्टर, और इसी का मैग्नीट्यूड यानी सी का मैग्नीट्यूड। तो ये आपने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया इसका, यूनिट वेक्टर का। क्लियर है? हमने इस a क्रॉस b को रिप्रेजेंट कर दिया सी वेक्टर से, तो इसी का यूनिट वेक्टर क्या होगा, स्मॉल सी कैप के साथ। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है यूनिट वेक्टर को। और फिर क्या फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर का, यूनिट वेक्टर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्या है, वेक्टर यहाँ पर c, ये है वेक्टर, और उसी का मैग्नीट्यूड। तो आपको ये और ये फाइंड करना है, तो सी फाइंड करना है पहले आपको। सी किसके बराबर है, ए क्रॉस बी के। ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, आई जे के कैप। पहले ए के नंबर आएंगे, आई का नंबर, जे का नंबर, के का नंबर, फिर बी के नंबर आएगा। 4 आई का नंबर है, 3 जे का नंबर है, -1 के का नंबर है। यहाँ से देख सकते हैं आप। इसको सॉल्व करने का तरीका आप पीछे पढ़ चुके हैं। इसको सॉल्व करेंगे बाय मैट्रिसेस टेकिंग अ डिटर्मिनेंट, ये सी का आंसर आएगा। ये आंसर इसका आ गया। उसी का मैग्नीट्यूड लेंगे आप। कैसे लेंगे, रूट के अंदर नंबर का स्क्वायर लेना स्टार्ट कर देंगे, ये आ जाएगा। फिर आपने इन दोनों वैल्यूज को उठा के सी का की वैल्यू ये है, ऊपर लिख दिया, मैग्नीट्यूड की वैल्यू ये है, इसको लिख दिया। ये आपके पास आंसर आ गया यूनिट वेक्टर का। आप चाहें तो इसका एलसीएम ब्रेक करके भी इसको सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। इस ओवरऑल चैप्टर नंबर 2 के वो न्यूमेरिकल्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं जो कि पेपर्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, और कॉमनली इनमें से ही पेपर्स में न्यूमेरिकल आते हैं।